जुनजी और जुयन लेकर आते हैं जियाओलू को घर क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर चुका होता है। पर इधर तो स्वांगजाओ की खुशी का बिल्कुल भी ठिकाना नहीं होता। वो इतनी ज़्यादा खुश हो रही होती है पर फिर मुंह बंद करके बोलती है क्या ये सब झूठ है, और फिर कहती है नहीं 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 ये झूठ नहीं हो सकता, और फिर दोबारा से शर्माने लग जाती है। वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होती है। गुरेंजी भी इंटरनेट पे डेटिंग टिप्स सर्च कर रहा होता है कि तभी उसे जियाओलू का मैसेज आता है कि तुम्हारा 7 दिन का ट्रीटमेंट खत्म हो चुका है, इसलिए अब मैं घर जा रहा हूँ। तुम्हें स्वांगजाओ के साथ आरगी ट्रेनिंग बढ़ानी चाहिए और तुम उससे हेल्प ले सकते हो। जियाओलू खुद ही उनके बीच से हट गया। गुरेंजी जाता है स्वांगजाओ को देखने के लिए और उसने ब्लैंकेट अच्छे से नहीं ओढ़ा होता है। वो उसे ब्लैंकेट उड़ाने लग जाता है कि तभी स्वांगजाओ धीरे से अपनी आंखें खोलती है और उसको देखकर बोलती है ये सपना कितना ज़्यादा रियल लग रहा है, मैं उसे अब सपने में भी देखने लग गई हूँ क्या। और फिर उसे टच करने लगती है ये बोल के ये तो सपना ही है, क्या ही होगा। उसके गाल वो बहुत ज़ोर से खींचने लगती है, काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से। तभी गुरेंजी भी उसके गाल खींच के बोलता है ये सपना नहीं है, मुझे दर्द हो रहा है। स्वांगजाओ तो शर्मा के कंबल में ही छुप जाती है। ब्रश करते वक्त भी जब वो स्वांगजाओ को देखता है कि वो इतनी एग्रेसिवली अपने टीथ को ब्रश कर रही है, वो उसे हेल्प करता है ब्रश करने में भी, और यहाँ पे दोनों काफ़ी और क्लोज आ जाते हैं। दूसरे ही पल गुरेंजी सामान पैक कर रहा होता है कि स्वांगजाओ वहाँ आती है और पूछती है कि तुम इतना सारा सामान कहाँ के लिए पैक कर रहे हो। गुरेंजी बताता है कि वो ट्रिप पे जा रहा है कल 1 दिन के लिए डोंगजियान के साथ, और फिर वो वापस आ जाएगा। स्वांगजाओ उसका हैंड सैनिटाइजर्स निकाल के उसके सारे टिश्यूज़, ग्लव्स, सारी चीज़ें जो वो यूज़ करता है निकाल के पैक करने लग जाती है। वो उसका बहुत ख्याल रख रही होती है। गुरेंजी तब बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशानी देता हूँ है ना, मैं बहुत अजीब हूँ। वो बोलती है नहीं, तुम्हारी आदतें बस यूनिक है। जैसी मेरी आदत मैसी रहना है वैसे ही तुम्हारी आदत क्लीन रहना है, इसमें कोई बुराई नहीं है। गुरेंजी को बहुत अच्छा लगता है कि स्वांगजाओ उसको बिल्कुल वैसे ही एक्सेप्ट कर रही है जैसा वो है। डोंगजियान भी अब प्यार में होता है और वो लाइव देख रहा होता है वांग जियान को। तभी लाइव में एक फैन वांग जियान से पूछता है कि उसका आइडियल लड़का क्या है, वो कैसा दिखना चाहिए, उसको कैसा बिहेव करना चाहिए। वो बताती है कि मुझे लुक्स से कुछ भी लेना देना नहीं है, बस वो ब्रेव होना चाहिए, उसे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना आना चाहिए और वो मेरा खूब सारा ख्याल रखे, और साथ ही उसमें इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि वो आके मुझे प्रपोज कर सके। उसको अच्छे से पता होता है कि डोंगजियान पक्का उसका लाइव हमेशा देखता है, तो ये सिग्नल डोंगजियान के लिए होता है। डोंगजियान ये सिग्नल ले लेता है और जल्दी से रेडी होने लगता है। पर जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है उसके दरवाजे पे पुलिस ऑफिसर्स होते हैं। वो अंदर आके बोलते हैं कि वेनजी ने तुम पे इल्ज़ाम लगाया है कि तुमने उसके साथ मारपीट की है। साथ ही उसने ये भी बताया कि तुमने उसे एक वांग जियान नाम की औरत की वजह से मारा है। डोंगजियान वांग जियान का नाम बिल्कुल इस चीज़ में नहीं लाना चाहता क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी रिपोर्टर है, और वो सारा का सारा इल्ज़ाम खुद पे ले लेता है ये कह के कि मेरी और वेंजी की काफ़ी पर्सनल दुश्मनी रही है, तो इसी वजह से मैंने वेंजी को मारा है। पुलिस इसको 7 दिन की हिरासत में जाने को भी कहते हैं। पर इधर तो वांग जियान उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रही है। वो बार बार फ़ोन देख रही होती है पर उसका कोई भी कॉल या मैसेज नहीं आता। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और डोंगजियान को गाली देने लगती है। गुरेंजी को भी कॉल आ जाता है उसकी कंपनी की तरफ से कि डोंगजियान किसी पर्सनल मैटर की वजह से उसके साथ ट्रिप पर नहीं जा सकता। स्वांगजाओ बोलती है तो मैं तुम्हारे साथ ट्रिप पे चलती हूँ, और दोनों ही ट्रिप पर चले जाते हैं। रास्ते में दोनों जंक फूड खाने बैठते हैं पर गुरेंजी को जंक फूड बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर भी स्वांगजाओ का मन रखने के लिए वो जैसे तैसे उस जंक फूड को खा ज़रूर लेता है। दोनों साथ में अपना टाइम बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होते हैं। मीटिंग ख़त्म होती है और घर वापस जाने की बारी आती है। स्वांगजाओ तभी बताती है कि मेरी दोस्त युयन ने बोला था कि इस जगह पे बहुत सारे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं और काफ़ी अच्छी जगह है घूमने के लिए, पर कोई बात नहीं, हम अगले बार आके घूम लेंगे। गुरेंजी बोलता है तो ठीक है, हम एक और दिन रुक जाते हैं और हम कल वापस चले जाएंगे। होटल पहुंचने पर स्वांगजाओ घबराई हुई होती है कि कहीं हम एक ही रूम पे तो नहीं रहेंगे। नहीं नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा जल्दी है एक साथ रहने के लिए। वो भाग के जाके बोलने ही वाली होती है कि हमें 2 रूम्स चाहिए, पर तब तक का गुरेंजी पहले ही बोल देता है कि हमें 2 रूम्स चाहिए। रूम पे पहुंचने पर बस गुरेंजी का सफाई अभियान हो जाता है शुरू। वो सारी चीज़ें अच्छे से क्लीन करने लगता है और तभी उसकी बेडशीट पे नज़र पड़ती है जो उसके अकॉर्डिंग नहीं होती।
वो रूम सर्विस को कॉल करता है और बेडशीट चेंज करने को बोलता है। रूम सर्विस वाली बोलती कि अभी बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है तो हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। इतने में स्वांग जाओ वहाँ आ जाती है और बोलती है कि मैं इनसे अपना रूम एक्सचेंज कर लूँगी और उसे अपने साथ अपने रूम लेकर जाती है। रूम जाने पर जब वो रूम को देखता है तो स्वांग जाओ ने उसका रूम बिल्कुल घर के रूम की तरह बनाया होता है। उसी के टॉवल्स होते हैं, उसी का सैनिटाइज़र यूज़ किया होता है, उसी के पिलोज यूज़ किए होते हैं और गू रेंजी बहुत ज़्यादा टच हो जाता है कि ये मेरा कितना ख्याल रखती है। वो मन ही मन बुरा फील कर रहा होता है और स्वांग जाओ से बोलता है मैं तुम्हें बहुत परेशानी देता हूँ है ना। स्वांग जाओ फिर से कहती है कि इसमें परेशानी की क्या बात है, तुम्हारी बस यूनिक हैबिट है और कुछ भी नहीं। अब दोनों बैठ के हॉरर मूवी देखने लगते हैं। स्वांग जाओ तो एंजॉय कर रही होती है पर गू रेंजी बहुत ज़्यादा डर रहा होता है। स्वांग जाओ उसे और डराने लगती है। स्वांग जाओ की खुशी के लिए गू रेंजी वो मूवी फिर से देखने लगता है। मूवी देखते देखते स्वांग जाओ को नींद आ जाती है और गू रेंजी बस मूवी खत्म होने का इंतजार ही कर रहा होता है। जैसे ही खत्म होके वो पीछे देखता है तो स्वांग जाओ सोई पड़ी होती है। वो बोलती है अरे मेरी आंख लग गई थी, ठीक है तो फिर मैं अपने रूम पे सोने चली जाती हूँ। पर गू रेंजी बोलता है वो रूम बहुत गंदा है, तुम यहीं पे सो जाओ। स्वांग जाओ फिर भी मना करती है। तभी गू रेंजी उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ उसे खींच लेता है और उसे रुकने को बोलता है। वो बोलता है कि तुम आज मेरे साथ यहीं पे सो जाओ और उसे किस कर लेता है। दूसरी सुबह उसको वो सोते हुए देख रहा होता है कि तभी स्वांग जाओ भी उठ जाती है। वो पूछते हैं कि कल रात को कहीं मैंने खर्राटे तो नहीं मारे ना, और गू रेंजी उसे चिढ़ाते हुए बोलता है तुमने बहुत सारे खर्राटे मारे। स्वांग जाओ अपना मुंह फिर से शर्मा के ढक लेती है और तभी वो कहता है कि नहीं तुमने कोई खर्राटे नहीं मारे और तुम बिल्कुल बच्चे की तरह सो रही थी, तुम बहुत क्यूट लग रही थी। तभी वो ब्रेकफास्ट करने बैठते हैं और उसके बाद डोरबेल बजती है। गू रेंजी बोलता है मैंने तुम्हारी टी शर्ट ड्राई क्लीनिंग के लिए दी थी और वो अब आ चुकी है। वो जब वो टी शर्ट पहनकर आती है और गू रेंजी पलटता है तो दोनों की मैचिंग टी शर्ट्स होती हैं। गू रेंजी ने ये टी शर्ट्स दोनों के लिए साथ में खरीदी और ये कपल टी शर्ट्स हैं। वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो एक्वेरियम घूमने जाएंगे। जब वो एक्वेरियम पे जाते हैं वो एक्वेरियम बहुत बड़ा और बहुत ज़्यादा सुंदर होता है। वहाँ पे काफ़ी सारी फिशेस होती हैं, शार्क्स होती हैं, अलग अलग तरह की ब्यूटीफुल फिशेस होती हैं और बहुत ही अच्छा सीन होता है। दोनों वहाँ पे काफ़ी इंजॉय कर रहे होते हैं। वो दोनों एक दूसरे से फ़ोटो क्लिक करवाते हैं, अपनी भी फ़ोटो क्लिक करते हैं और उसके बाद जेली फिश देखने आगे बढ़ते हैं। जेली फिश देखने पर स्वांग जाओ बोलती है कि तुम्हें पता है जेली फिश एक म्यूचुअल रिलेशनशिप में रहती है एक स्मॉल फिश के साथ। स्मॉल फिश जेली फिश के लिए खाना लेकर आती है और रिटर्न में जेली फिश उसे शेल्टर देती है। स्वांग जाओ पूछता है पर जेली फिश के जो कांटे होते हैं वो बहुत ज़्यादा चुभते हैं है ना, फिर स्मॉल फिश उसे कैसे सहन करती है। स्वांग जाओ बोलती है केवल स्मॉल फिशेस में ही वो ताकत होती है कि वो जेली फिशेस के उन कांटों को झेल सके। मतलब ये है कि हर किसी अजीब इंसान के लिए कोई ना कोई उसका परफेक्ट पार्टनर ज़रूर बना होता है। गू रेंजी उसकी तरफ देखकर बोलता है मुझे लगता है मुझे मेरी स्मॉल फिश मिल गई है, और वो उसे वहाँ पे भी किस करने लगता है। साथ ही पीछे एक्वेरियम का सीन उनके साथ बहुत ही प्यारा लग रहा होता है, काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक लग रहा होता है। घूमने के बाद जब वो कार पे बैठे होते हैं स्वांग जाओ कंपनी में कॉल करके पूछता है कि कुछ पता चला डोंग जियान का। तो पता चलता है कि डोंग जियान 7 दिनों की हिरासत में है असॉल्ट के केस पे, और पहले जब वो जेल गया था तब भी वो मारपीट के ही केस पे गया था। तभी दोनों घर पहुंचते हैं और वहाँ पे गू रेंजी की माँ होती है। उसकी माँ को देखकर स्वांग जाओ बहुत घबरा जाती है कि कहीं इसकी माँ मुझे अप्रूव नहीं करेगी तो, इसकी माँ मुझे पसंद नहीं करेगी तो। पर उसकी माँ काफ़ी चिल बिहेव करती है और कहती है कि स्वांग जाओ तुमने गू रेंजी का काफ़ी अच्छे से ख्याल रखा है, मैं बस गू रेंजी को देखने आई थी कि वो कैसा है, अभी मैं जा रही हूँ। उसके जाते ही दोनों का रोमांस हो जाता है शुरू। पर तभी अचानक से उसकी माँ उसका दरवाज़ा खोल देती है और वो दोनों बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील करने लगते हैं। इस पर उसकी माँ बोलती है मुझे पहले से ही पता था कि तुम दोनों डेट कर रहे हो, मैं तो बस वेट कर रही थी कि तुम कब मेरे सामने एक्सेप्ट करोगे। वो साथ ही ये भी बोलती है कि मुझे स्वांग जाओ काफ़ी ज़्यादा पसंद है और मुझे तुम दोनों के रिश्ते से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। गू रेंजी खुश हो जाता है और उसे कहता है कि मैं आपको बाहर तक छोड़ के आता हूँ। बातें
होती हैं दोनों के बीच में। और गुरेंजी बोलता है कि ग्रैंडपा इस चीज़ के बारे में क्या कहेंगे। उसकी माँ बोलती है कि ग्रैंडपा को मैं पक्का संभाल लूँगी, पर चीज़ें उल्टी ही हो जाती हैं। जब वो उसकी ग्रैंडपा के पास जाती है, उसके ग्रैंडपा पूछते हैं कि क्या वांग जियान जियान और गुरेंजी के बीच में चीज़ें सही चल रही है। उसकी माँ उसके ग्रैंडपा को कुछ नहीं बताती और झूठ बोलती कि हाँ चीज़ें सही चल रही हैं। पर तभी उसके ग्रैंडपा टेबल पे फोटो पटक देते हैं जो कि स्वांगजाओ और गुरेंजी की साथ में होती है। उसकी माँ बहुत गुस्सा हो जाती है कि आप गुरेंजी पे जासूसी कैसे कर सकते हैं। उसके पापा बोलते हैं कि जैसा तुम्हारे साथ हुआ और उसकी वजह से हमारी फैमिली के बारे में इतनी सारी अफवाहें फैली, मैं नहीं चाहता हूँ कि गुरेंजी के साथ भी बिल्कुल वैसा ही हो। गुरेंजी की माँ बोलती है कि मैंने और स्वांगजाओ ने मिलकर ही गुरेंजी का ख्याल रखने का सोचा है। साथ ही मैंने गुरेंजी के पापा को काफ़ी ज़्यादा प्यार किया था, पर आपके भड़काने की वजह से हम दोनों अलग हो गए। उसके बाद भी मैंने आपकी कंपनी पे काम किया आपकी खुशी के लिए, तो प्लीज़ गुरेंजी से दूर रहिए और उसकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढिए। पर उसके ग्रैंडपा मानने को बिल्कुल तैयार नहीं। वो जाकर पहुंच जाते हैं गुरेंजी के पास और उसको फिर से ताने मारने लगते हैं कि ना ही तुम बचपन में अच्छे थे और ना ही तुम अभी केपेबल हो। तुम एक नौकरानी के साथ कैसे प्यार कर सकते हो? वो तुम्हारी एम्प्लॉय है और तुम उसके बॉस हो। क्या तुम्हें स्टेटस का कोई भी ख्याल नहीं है? गुरेंजी उनसे बोलता है कि मेरी लाइफ है और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वैसे भी मैं जो भी करता हूँ आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। पर गुरेंजी के ग्रैंडपा हैं अकड़ू और वो उसे वहाँ से सुनाकर चले जाते हैं। गुरेंजी काफ़ी अपसेट हो जाता है। वो कहता है मुझे थोड़ी देर अकेले रहना है और प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत करना। इतने में ही स्वांगजाओ को उसके भाई का मैसेज आता है कि मुझे पढ़ाई करनी है और पापा का एक्सीडेंट हो चुका है, मैं उनका ख्याल नहीं रख पा रहा हूँ, तो तुम थोड़े टाइम के लिए घर आ जाओ। स्वांगजाओ को अब अर्जेंटली घर जाना पड़ता है, पर वो दरवाज़ा खोल नहीं सकती क्योंकि गुरेंजी ने उसे मना किया है। तो वहाँ पे एक चिट लगाकर चली जाती है। घर जाके जब वो देखती है तो उसके पापा का पैर फ्रैक्चर होता है और घर भी बहुत बिखरा पड़ा होता है। वो अपने पापा का ख्याल रखने लगती है और घर भी संभालने लगती है। तभी वहाँ पे उसकी दोस्त चुयन भी आती है और दोनों साथ में बैठ के टीवी देखने लगते हैं। तभी चुयन कहती है तू क्या करेगी जब तू किसी ऐसे इंसान से प्यार कर लेगी जिसे तुझे प्यार नहीं करना चाहिए। स्वांगजाओ बोलती है मैं फिर भी उसे प्रपोज कर लूँगी क्योंकि प्यार की कोई एज ना ही कोई सोच होती है, प्यार तो बस हो जाता है। यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि चुयन जुनजी से प्यार करती है, पर जुनजी तो इधर लाई डिटेक्टर मशीन बनाकर बैठा है। उसने जियाओलू को भी बुलाया है इस लाई डिटेक्टर मशीन को टेस्ट करने के लिए। वो जियाओलू से पूछता है वो मशीन हाथ में लगा के कि मेरी बहन के बारे में तुझे क्या अच्छा लगता है। वो बोलता है पता नहीं। अब लाई डिटेक्टर टेस्ट ट्रुथ दिखाता है। अब वो आगे क्वेश्चन पूछने लग जाता है कि तुझे मेरी बहन में पसंद ही क्या है, वो इतनी बुरी सी है, वो पता है तुझे कि वो खर्राटे लेती है सोते वक्त, और साथ ही जब चिप्स नीचे गिर जाते हैं वो ज़मीन से उठा के भी उन चिप्स को खाती है, वो बहुत ज़्यादा डर्टी है। जियाओलू कहता है कि हाँ वो डर्टी तो है, वो हमेशा आइसक्रीम खाती रहती है, अजीब तरह से खाना खाती है, साथ ही उसमें कोई भी क्वालिटी नहीं है लड़की जैसी, पर फिर भी मैं उसे पसंद करता हूँ क्योंकि वो दूसरों के बारे में सोचती है, वो अपने से ज़्यादा दूसरों का ख्याल रखती है और साथ में वो अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा प्यार करती है। चाहे वो कितनी भी थकी क्यों ना हो, वो दूसरों के सामने हमेशा स्माइल करती रहती है। यहाँ पे जुनजी पूछता है तेरा दिल बहुत बुरी तरह टूटा है ना? जियाओलू कहता है कि ये सिर्फ एक वन साइडेड लव था, तो मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है, मैं बस चाहता हूँ कि स्वांगजाओ खुश रहे। जुनजी कहता है ये कैसा प्यार है कि जिसमें तुम ट्राई ही नहीं कर रहे हो अपने प्यार को साबित करने के लिए। जियाओलू कहता है कि प्यार साबित करने के लिए नहीं होता, अगर तुम किसी से सच में प्यार करते हो तो तुम बस उसे अपनी लाइफ जीने दोगे और उसके डिसीजन में खुश रहोगे, तुम उसे देख के खुश रहोगे। लगता है जुनजी काफ़ी कंसिडरेट इंसान है और उसको सिर्फ इसी चीज़ से मतलब है कि स्वांगजाओ खुश रहे, पर जुनजी फिर भी यहाँ पे है कंफ्यूज। दूसरी तरफ स्वांगजाओ पहुँचती है गुरेंजी के मैनेजर के पास और उससे पूछने लग जाती है कि गुरेंजी और उनके ग्रैंडपा का आखिर कैसा रिश्ता है। उसका मैनेजर उसे बताता है कि दोनों का रिश्ता पहले काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, बस बात यह है कि उसके ग्रैंडफादर गुरेंजी से कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट करते हैं। गुरेंजी बचपन में बहुत सारी क्लासेस ज्वाइन करता था, यहाँ तक कि उसकी कोई हॉबीज़ तक नहीं थी क्योंकि उसे कोई टाइम ही नहीं मिलता था। स्वांगजाओ यहाँ से समझ जाती है कि स्वांगजाओ को उनका रिश्ता अच्छा बनाना होगा और कि गुरेंजी बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में रहा है।
वहाँ से जब वो घर पहुँचती है तो देखती है कि गू रेंजी बुक के लिए उसका इंतज़ार कर रहा है। वो उसे मनाते हुए कहता है कि आज से मैं कभी भी कुछ भी फील करूँगा, मैं तुम्हें कभी भी अपने से दूर रहने को नहीं करूँगा, मैं तुम्हें सारी चीज़ें बताऊँगा जो भी तुम सुनना चाहती हो और जिनके थ्रू मैं जा रहा हूँ। स्वांगजाओ उसे प्रॉमिस लेती है कि वो कभी भी अपने आप को अकेला नहीं समझेगा और हमेशा उसको अपनी दिल की बात ज़रूर बताएगा। दूसरे दिन गू रेंजी मीटिंग रखता है और वहाँ पे अनाउंस करता है कि हमारी कंपनी को इस महीने काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है और जैसे कि अब हमारी कंपनी एक और डिपार्टमेंट अफोर्ड कर सकती है तो हम मैनुअल डिपार्टमेंट फिर से खोल देंगे, यानी कि वही डिपार्टमेंट जिस डिपार्टमेंट में स्वांगजाओ सबसे पहले काम करने आई थी। स्वांगजाओ वहाँ फिर से एज अ वर्कर अपॉइंट हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। बाद में दोनों गू रेंजी के कैबिन में मिलते हैं और दोनों एक दूसरे को थैंक यू बोलते हैं, जिसने भी एक दूसरे के लिए जो भी कुछ किया है। तभी गू रेंजी बोलता है कि तुम्हें काम पे आकर कैसा लग रहा है। स्वांगजाओ काफ़ी खुश होती है, बोलती है कि मैं काफ़ी खुश तो हूँ ही, पर मैं तुमसे एक और प्रॉमिस चाहती हूँ। और यहीं पे इस पार्ट का एंड हो जाता है। अब आखिर स्वांगजाओ क्या प्रॉमिस चाहती है गू रेंजी से, वो देखने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो को भी ज़रूर देखना होगा। तो अगला वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना। और अगर आपको ये ड्रामा पसंद आ रहा है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।